शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। यश, करण, चित्रा, अंकित, सभी को नमस्कार बेटा। सब मुझे सुन पा रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इससे पहले 26 सितंबर को मैं आई थी जब आपका एग्ज़ाम था आंसर की को लेकर के, और आज 26 अक्टूबर है। जस्ट 1 महीने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है। वो रीज़न मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं क्यों नहीं आई। मैं पिछले 1 महीने से YouTube पर नहीं आ रही हूँ। कोई तो रीज़न होगा। आपके भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैडम YouTube पर आइए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करवाइए, सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करवाइए। लेकिन बेटा नहीं आ सकती थी, लेकिन आज तो मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि आज नहीं आती तो आप में से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी की स्थिति को जाने बगैर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल आ जाइए। और रही बात तबीयत की, तो बेटा एक्चुअली जब आपका रीट का एग्ज़ाम हो रहा था तभी मुझे एक ऑपरेशन करवाना था। जो माउथ होता है, उसके माउथ की रूफ जो होती है वहाँ ट्यूमर क्रिएट हो चुका था, और वो बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताई, क्योंकि यदि उन्हें बता देती तो आपके रीट के एग्ज़ाम के बीच में ही मुझे ऑपरेट करवाना पड़ता और समय बहुत ज़्यादा लगता। तो आप कहते कि मैडम कहाँ चली गई, हमें रीट के भंवर में बीच में ही छोड़ करके। इसलिए 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ और 27 तारीख को मैंने ऑपरेट करवाया। मास्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि थोड़ा फेस पे स्वेलिंग है, और डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से भी अभी मना किया है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी विद्यार्थियों की जिन्होंने बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स किए, और वो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट हुए, और मैं आज आपके सामने हूँ। बेटा बिल्कुल आप परेशान हैं, मुझे पता है, और हर वक्त आपका साथ देना शिक्षक धर्म होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, ये बात भी मुझे पता है। और कहीं ना कहीं हम शिक्षक धर्म से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि जो ऑपरेशन बहुत छोटा सा होना था वो बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने डिले किया, क्योंकि मैंने लापरवाही की। क्यों? क्योंकि शिक्षक धर्म निभाना था, रीट का एग्ज़ाम करवाना था। क्योंकि रीट के एग्ज़ाम के बीच में मैं चली जाती तो पता नहीं कौन कौन से कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलते, सुनने को मिलते। इसीलिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी आपसे कि बिल्कुल आपके लिए हम क्या क्या दांव पर लगा देते हैं ये आपको नहीं पता, और आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपको ये लगता है कि हम बहुत स्वार्थी हैं या सारी चीज़ें ऐसे ऐसे कमेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो। लेकिन अभी मैं बेकार की बातें नहीं करना चाहती हूं। अभी हम बात करेंगे बिल्कुल रीट को लेकर के। आज 1 महीने के बाद आपके सामने आई हूं, इसलिए पेशेंस के साथ ही आपको मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल बेटा मैं स्वस्थ हो रही हूँ, और कुछ ही दिनों में बिना मास्क के आपके सामने मौजूद रहूँगी, क्योंकि अभी स्वेलिंग ज़्यादा है और प्रॉब्लम है। इसलिए पहले तो सोचा कैसे जाऊं, फिर सोचा कोई बात नहीं, मैं मास्क लगाकर ही चलती हूं, लेकिन जाऊंगी। कहीं ये बच्चे ये ना सोच ले कि मैडम हमारे सामने आई नहीं है आंसर की के बाद। बेटा आंसर की के बाद क्यों नहीं आऊँगी, क्या आपत्ति है मुझे? जैसा कहा वैसा हुआ है। अभी मैं प्रमाण के साथ आपसे बात करूँगी ना, एक एक चीज़ का प्रमाण आपके सामने लेकर के आई हूँ। अब सुनिए, रीट आंसर की को लेकर के मैं बात करूँ तो आज मैं उन प्रश्नों की बात करूँगी जिस पर हकीकत में आप आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि बेवजह किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाना भी उचित नहीं है।
हर प्रश्न का चार्ज भी आपको देना पड़ रहा है 300 रुपीज़। और केवल आपत्ति लगाने से ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपत्ति ज़रूर लगाइए, लेकिन वहाँ लगाइए जहाँ हकीकत में हम लगा सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा ये आंसर था, यही सही होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण हमें मिल जाए। बेटा ऐसा नहीं होता। कहाँ आपत्ति लगा सकते हैं, कहाँ आपत्ति लगाने की गुंजाइश है, कहाँ बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, ये सारी बात मैं आपसे करूँगी प्रमाण के साथ। ठीक है, प्रमाण के साथ मैं आपसे बात करूँगी। और गुजारिश यही है मेरी आपसे, विश्वास बनाए रखा करो, अविश्वास मत किया करो, गलत कमेंट्स मत किया करो, तकलीफ़ होती है। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं YouTube या Facebook पर आकर के छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करूं। मेरी आदत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका तुरंत मैं आपसे बखान कर दूं, तुरंत वहाँ का फ़ोटो खींचकर आपके पास डाल दूं। ये मेरी नेचर में नहीं है। लेकिन अगर नहीं आ रही हूँ, उपस्थित नहीं हो रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी ना। क्या टीचर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बेटा? हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है हम सभी, किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज़ कभी भी बेकार की बातें नहीं करें। क्योंकि और रही बात एग्ज़ाम की, क्या हुआ, एग्ज़ाम है। अगर सिलेक्शन, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है सिलेक्शन होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। अरे सफलता के द्वार तक पहुंचने के लिए असफलता से भी हमें गुजरना पड़ता है। हार क्यों माननी है? जज्बा तो वही बनाए रखना होगा आपको। चलिए पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उन प्रश्नों की बात करूँगी। रीट लेवल 2 की बात होगी, रीट लेवल 1 की बात होगी। ठीक, पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ रीट लेवल 2 की। रीट लेवल 2 में आपने देखा होगा अपना स्कोर 100% रहा है, 100% स्कोर रहा है। ठीक है, रीट लेवल 2 में 100% स्कोर अपना रहा है। जो आंसर की मैंने आंसर्स बताए थे, यकीन नहीं हो वीडियो वापस जाकर देख लेना, यूट्यूब पर ही उपलब्ध है सॉल्यूशन वाला वीडियो। 100% उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने सही बताए हैं, वही माने गए हैं। और वास्तविकता ये है कि लेवल 2 में मनोविज्ञान के अंतर्गत आप एक भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगा सकते, एक भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगा सकते, ये वास्तविकता है। आप उठाकर देख लीजिए, लेवल 2 में जैसा बताया, एक एक प्रश्न का आंसर वही माना गया है, एक एक प्रश्न का आंसर 100% स्कोर रहा है। किस में? लेवल 2 की पहले मैं बात कर रही हूँ, लेवल 2 में। देखिए, लेकिन लेवल 2 में लगभग 1 या 2 प्रश्न विवाद के विषय बने हुए थे, क्योंकि आपके मैसेजेस भी कई आए हैं, आपके कमेंट्स भी कई आए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। एक प्रश्न तो था ये वाला जो काफ़ी चर्चा में रहा, आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न। देखिए, ये बहुत चर्चा में रहा था लेवल 2 का। ठीक है, रीट लेवल 2 बाल विकास का ये वाला प्रश्न कि एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। और लगभग अधिकांश शिक्षकगण या जो शिक्षण संस्थान के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो लगभग आंसर बता रहे थे ये उपलब्धि परीक्षण। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आंसर आएगा निदानात्मक। क्यों आएगा बच्चों? बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ जो मैं बता रही हूँ, किसी को नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई, क्योंकि कुछ बच्चे जो उपलब्धि परीक्षण टिक लगा कर आए होंगे वो ये चाह रहे होंगे कि मैडम ऐसा कोई प्रूफ दे दे कि हमारा ये सही हो जाए। बट बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निदानात्मक होगा। कैसे होगा? देखिए, व्यक्ति के किसी अधिक क्षेत्रों में इसकी विशेषताओं और कमियों। उपलब्धि परीक्षण से तो केवल अधिगम स्तर की जांच होती है। उपलब्धि परीक्षण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट, आपने कितना अचीव किया है, आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है,
आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है, तो उपलब्धि, ये प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? अधिगम स्तर की जांच की जाती है। किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, आंसर बेटा निदानात्मक ही आएगा, यहाँ नहीं लगा सकते आपत्ति। निदानात्मक, और ये बात तो मैं हर बार बोला करती थी आपसे कि कमियों को जानना, कारण को जानना, और बेटा जब कमियों का पता लगाया जाएगा तो विशेषताओं का पता ऑब्वियसली लग ही जाएगा कि बच्चा किस में तो कमज़ोर है, किस में स्ट्रॉन्ग है, बच्चा किस में कमज़ोर है, वीक है, किस में स्ट्रॉन्ग है, विशेषताओं कमियों का पता लगेगा ही। यहाँ आंसर निदानात्मक ही आएगा। यही आंसर बेटा सही है। मेरा कहना ये है कि यहाँ आपत्ति लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लेवल सेकंड में कहीं आपत्ति नहीं लगा सकते। ये बात क्लियर है? तो जो मैंने बताया था वही आंसर माना गया है और वही बिल्कुल सही है। ठीक है, वही बिल्कुल सही है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण जो बता रहे हैं वो भी लगभग अपनी जगह सही है, बट ये मनोविज्ञान है। एक्चुअली मनोविज्ञान है तो बहुत कई बार बहुत बारीकी से हमें देखना पड़ता है। गलती किसी से भी हो जाती, मुझसे भी गलती होती है, किसी से भी गलती हो जाती है, क्योंकि है तो ह्यूमन बीइंग ना। टीचर होने के नाते ये तो नहीं है कि बिल्कुल, तो अगर ये बताया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दृष्टिकोण से सही बताया है। बट यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। विशेषता और कमियों की बात जहाँ होती है, एक ही शब्द सामने आता है। कौन सा शब्द? निदानात्मक परीक्षण। तो यहाँ आप आपत्ति नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और एक जो इसमें प्रश्न चल रहा था वो जस्ट एक, कुछ बच्चे इसमें थोड़े से डाउट में थे कि निम्न में से कौन सी प्रक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। तो बेटा इसमें भी जो आंसर माना है, मैंने भी यही बताया था, यही आंसर माना गया है और यही बिल्कुल सही है। यहाँ भी आप आपत्ति नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगा सकते। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी है, आपको कहीं से मिलती है आप लगाओ। अदर मेरा जो कहना है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेवल सेकेंड मनोविज्ञान के एक भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगा सकते हो, लगाओगे काम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी ओर? लेवल फर्स्ट की ओर। तो लेवल सेकंड की बात मैं कर चुकी हूँ। लेवल सेकंड में 100% स्कोर अपना रहा है। जो आंसर बताया था वही आंसर आया है। और अब मैं बात करती हूँ आपसे किसकी? लेवल फर्स्ट की। चलिए, ये है लेवल फर्स्ट की बात। किसकी बात हो रही है? लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट मनोविज्ञान की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रश्न चर्चा में रहा वो प्रश्न था ये, दिख रहा है आप सभी को? देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के से संबंधित नहीं है? किससे? बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। क्लियर? यहाँ मैंने आपको आंसर बताया था क्या? कल्पना, और यही होगा। इसका प्रमाण मैं आपको दे रही हूँ अभी। देखिए, पहले तो प्रश्न को आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले तो आप यहाँ से पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो पॉजिटिवली आप आपत्ति दर्ज करा पाएंगे और उसका रेस्पॉन्स भी आपको सही मिलेगा। देखिए, और लगभग अधिकांश टीचर्स के द्वारा भी कल्पना ही बताया गया था। कल्पना ही यहाँ होगा। जो आरबीएससी के द्वारा आंसर माना गया है पूर्व अनुभव, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। कैसे नहीं है? सुनिए, बाल्यावस्था की बात है, पहले तो यहाँ समझ लीजिए। बाल्यावस्था की बात है तो इससे संबंधित नहीं है। अरे पूर्व अनुभव तो सब में सम्मिलित होते हैं। कैसे होते हैं? अभी प्रमाण के साथ मैं आपसे बात करूंगी। प्रतिबिंबन अगर आपको ध्यान हो, जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी, एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। आइकॉनिक प्रतिबिंबन जिसका काल था 3 से 12। 3 से 12 को यदि हम देखें तो बाल्यावस्था होता है, तो प्रतिबिंबन भी बाल्यावस्था में पाया जाता है। अब बचता है कल्पना और तर्क। यदि
आपने अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यदि आपने अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ा है तो कल्पना की जहाँ बात आती है, हम शैशवावस्था में तो थोड़ी बहुत कल्पना की चर्चा कर लेते हैं कि शिशु परियों की कल्पना करता है, अपने पिताजी को घोड़ा समझने लग जाता है, और कल्पना का बाहुल्य कहाँ पाया जाता है? किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में हम क्या बात करते हैं कि बालक कल्पना जगत में विचरण नहीं करता, यथार्थ में जीता है, यथार्थ में जीता है, कल्पना जगत में विचरण नहीं करता। आंसर यही आएगा बेटा। रही बात तर्क की, तर्क से संबंधित तो पिछली बार भी प्रश्न बना था कि लगभग 11 वर्ष बाल्यावस्था के अंत में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, कल्पना आंसर आएगा निश्चित रूप से। यहाँ आप क्या लगा सकते हैं? आपत्ति। यहाँ आप आपत्ति लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ आपत्ति। इसका प्रमाण क्या है वो देखिए। अब प्रमाण क्या है देखिएगा इधर। ये देखिए, एक बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, डॉक्टर OP शुक्ला। ठीक है, ये बुक, ये पूरा मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी ये प्रमाण। अब देखिए, इसी बुक के प्रश्न नंबर 185 पर, प्रश्न नंबर 185 पर क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 185 पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इस पॉइंट पर जाएंगे आप, इस पॉइंट पर जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। वास्तविक जगत से संबंध बालक शिशु के काल्पनिक जगत से निकलकर, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं ये। कौन सी अवस्था की? बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। काल्पनिक जगत से निकलकर, यानी कल्पना नहीं पाई जाती इसमें। ठीक है, कल्पना आंसर आएगा यहाँ। काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। साफ साफ लिखा हुआ है, वास्तविक जगत से संबंध होता है, काल्पनिक जगत से निकल जाता है, कल्पना नहीं पाई जाती। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, एक तो ये प्रूफ हो गया आपके पास। आगे देखिए, इसी बुक में पेज नंबर 363 पर साफ साफ लिखा हुआ है। उन्होंने पूर्व अनुभव माना है ना, कि पूर्व अनुभव नहीं पाया जाता। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। संवेदना ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किसी वस्तु का प्रथम अनुभव होता है। अरे पहला अनुभव बच्चे को शुरुआत में ही मिल जाता है। जब एक नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ को सुनता है, इसे संवेदना कहते हैं, और यही बालक का पहला अनुभव होता है। अनुभव तो यही मिल रहा है। इस अनुभव या ज्ञान का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बालक संवेदना के द्वारा अनुभव प्राप्त करता रहता है। अनुभव वो प्राप्त करता रहता है। साफ लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा अनुभव वाली बात होती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब वह किसी संवेदना का अनुभव होते ही उसका अर्थ निकालने लगता है। ठीक है, अनुभव वाली बात बिल्कुल बताई जा रही। धीरे धीरे पूर्व अनुभव के आधार पर, साफ लिखा हुआ है, ऑथेंटिक बुक है। पूर्व अनुभव के आधार पर वह ये समझने लगता है कि अमुक व्यक्ति उसे बुला रहा है। पूर्व अनुभव तो पाए जाते हैं, पूर्व अनुभव पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन। अभी तो और भी प्रूफ है, देखिए आप। ये हो गया आपका, ये NCERT की मनोविज्ञान की कक्षा 11th की बुक है। NCERT मनोविज्ञान कक्षा 11th की बुक है। इसमें भी प्रमाण है। इसमें प्रमाण ये रहा, देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाण है। NCERT की बुक है। यहाँ देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपको पता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, 7 से 11 की हम बात करें तो बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक संक्रियाएं, तार्किक यानी तर्क पाया जाता है, और मूर्त उदाहरण में तर्क ना कर सकते हैं, किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर सकते।
अमूर्त शब्द आया है, अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर सकते और कल्पना अमूर्त होती है, कल्पना अमूर्त होती है, यानी यहाँ मूर्त तो कर सकता है लेकिन अमूर्त नहीं। पूरे आपके सामने प्रूफ है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है। ये जो है एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 11th की, तो यहाँ से ये वाला प्रूफ भी आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है आप में से कई ये गलत करके आए ही होंगे। पूर्व अनुभव नहीं आएगा आंसर, क्या आएगा? कल्पना आंसर आएगा। यहाँ आपत्ति दर्ज की जा सकती है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ट्राइसोमी, ठीक है, डाउन संलक्षण का कारण है, तो बेटा यहाँ पर आंसर त्रिगुण सूत्रता 21 ही आएगा। अगर आपको पता हो, मैंने YouTube पर क्लास ली थी 4 मंथ पहले बाल विकास के ऊपर ही। देखो डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है। ये जब मैंने टॉपर्स टेस्ट सीरीज करवाई थी 26, YouTube पर क्लास उपलब्ध है, क्लास नंबर 26, वहाँ भी आप देख लेना। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, अगर कोई आपत्ति लगाना चाहता है तो वो किस आधार पर लगा सकता है? आउट ऑफ सिलेबस। यस, आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर आप यहाँ आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ डिजीज़ दे दी गई हैं जो डिजीज़ नहीं होती है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान खुद अपने आप में इतना विस्तृत है, साइंस को भी पूरी तरह से यहाँ ला दिया जाएगा, तो क्या क्या बच्चा पढ़ेगा और क्या क्या हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए पूरा मैंने बाल विकास डाउन सिंड्रोम पढ़ाया हुआ है। यहाँ सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है? 21वें गुणसूत्र की अधिकता, 21वें गुणसूत्र की अधिकता। तो बच्चों यहाँ आंसर ट्राइसोमी 21 ही आएगा। बट बोनस चाहते हो या कोई चाहता है तो हम इस पर आउट ऑफ सिलेबस के रूप में आपत्ति लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आंसर ट्राइसोमी 21 ही आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ सिलेबस आप कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? जीव विज्ञान बायोलॉजी की बुक है, कक्षा 12, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो जस्ट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप आउट ऑफ सिलेबस के रूप में दे सकते हो बिल्कुल, क्योंकि डिजीज़ वगैरह भी ला दी गई है जो अलग से कहीं कोई सिलेबस में मेंशन नहीं है। बाकी ट्राइसोमी 21 ही आंसर आएगा, ठीक। चलिए कुछ बच्चे इस पर बोल रहे हैं कि ये आंसर ये कैसे आएगा, ये क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें मैंने भी यही बताया और यही आएगा। क्यों आएगा? देखिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। हावी हो गई है ये वाली लाइन, चूंकि ये वाली लाइन ज़्यादा हावी हो गई है, इसलिए यहाँ पर आंसर समान प्रतिरूप का सिद्धांत ही आएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको आपत्ति लगानी चाहिए, ठीक। चलो और कौन से क्वेश्चन पर विवाद था? यस, सबसे बड़ा विवाद, बिल्कुल। देखो ये 2 क्वेश्चन है, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो बच्चों मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, मैंने रचनात्मक बता दिया था लेकिन वो भूलवश हो गया था। 27 तारीख को मैं आपके सामने लाइव नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, इसलिए कम्युनिटी पर अपडेट डाल दिया गया था कि आंसर यहाँ क्या आएगा? योगात्मक ही आएगा यहाँ आंसर बेटा, क्योंकि देखो मध्यावधि परीक्षा जो है मिड टर्म एग्जाम को भी रूप माना गया है किसका? योगात्मक का ही। आप अर्थ पर जाओगे तो अर्थ अलग निकलता है मध्य की अवधि, क्योंकि योगात्मक में तो निश्चित अवधि की बात होता है, लेकिन मध्यावधि को भी एक निश्चित टर्म होता है, उसी के बाद एग्ज़ाम होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम उसे कहा गया है जो पार्ट है किसका? योगात्मक का। ये करेक्शन मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है, ये करेक्शन मैंने आपको करवा दिया था। लेकिन आप यहाँ आइए, ये जो प्रश्न है मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये आंसर बताया था, और मैं आज भी आपको यही आंसर बताऊंगी। ये आंसर बताया था और मैं आज भी आपको यही आंसर बताऊंगी, ठीक है, यही आंसर बताऊंगी,
40:1। बेटा अनुपात की बात है, किसकी बात है? रेशियो की बात है, रेशियो की बात है, अनुपात की बात है। अनुपात का वर्ड आया है यहाँ पर, और अनुपात की जहाँ बात आ जाती है, ठीक है, अनुपात की जहाँ बात आ जाती है 40:1, ठीक है। 40:1 कैसे? प्रूफ ढेरों है मेरे पास 40:1 के, ठीक, वो आप दे सकते हैं। मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया था तब बताया था ये आंसर भी बिल्कुल हो सकता है 30:1 प्राथमिक, लेकिन अनुपात नहीं कह सकते, रेशियो पूछा गया है। हाँ, मैं इस आंसर को कतई गलत नहीं बता रही हूँ, इस आंसर को मैं कतई गलत नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आंसर यहाँ ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है। अगर यहाँ आंसर ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है। सीधे सीधे यहाँ बोनस मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। जब ये आंसर आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता? अनुपात की बात हो रही है बेटा, अनुपात कैसे निकलता है? देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि एक कक्षा में छात्र की संख्या कितनी है? 240, 240, तो शिक्षक कितने होंगे? शिक्षक कितने होंगे? कितने शिक्षक होंगे बताइए? प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत छात्र की संख्या 240 है, तो शिक्षक कितने होंगे? यहाँ अनुपात 40:1 ही लगेगा, 40:1 लगेगा तो शिक्षक कितने आएंगे? 6। 8 शिक्षक नहीं आएंगे। जो रेशियो निकाला जाता है उसी का भाग दिया जाता है, अनुपात जो निकाला जाता है उसी का भाग दिया जाता है। रही बात प्रमाण की, प्रमाण देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए कि कोई भी ऑथेंटिक जगह 30:1 लिखा हुआ है क्या? बात होती है 30 बच्चों पर एक शिक्षक, और बेटा 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात भी नहीं है, सीधे 60 बच्चों पर 2 शिक्षक की बात है, सीधे 60 बच्चों पर 2 शिक्षक की बात है। देखिए कैसे, ठीक है। अब अगर आंसर की ये आ गई तो आप तोहमत लगाएंगे कि ये बताया। मैं तो बेटा आज भी यही बताऊंगी, वापस टिक लगा देती हूँ, यही बताऊंगी मैं, 40:1 ही बताऊंगी। रेशियो अनुपात की बात हो रही है, कैसे? देखिए इधर आंसर की, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर वो मान लिए गए। अब आप देखिए इधर, ये एक बुक है, ठीक है, 12th क्लास की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 12th क्लास की बुक है। इस बुक में आप पेज नंबर 113 पर जाना, यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है 40 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होगी, ठीक है। इसे नहीं मानते आप तो आगे आ जाइए, इसे तो अस्वीकार नहीं करेंगे आप, इसे तो अस्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। वापस सुन लो बेटा, 30:1 में गलत नहीं बता रही हूँ, बट 30:1 कैसे है? 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, क्योंकि भाग दे दिया, क्योंकि सीधे 60 बच्चों पर 2 शिक्षक है, तो जिसने आंसर की बनाई उसने भाग भी दे दिया कि हाँ, फिर 60 पर 2 हुए तो 30 पर कितना हुआ? 1 हुआ। अनुपात की बात हो रही है, इसे तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते। देखिए इसी में आगे देखिए, इसी में आगे देखिए, देखिए पूरा शेड्यूल बताया हुआ है, सेक्शंस बताए हुए, यहाँ देखिए आप अप टू 60, आपको अगर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, आप सुनिए। अप टू 60 नंबर ऑफ टीचर्स 2, एक की बात तो यहाँ भी नहीं है। बताइए मुझे कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि 30 पर 1, कहाँ लिखा हुआ है 30 पर 1, ठीक है। अप टू 62 टीचर्स, बिटवीन 61 to 93 टीचर्स, देखते जाना, बिटवीन 91 to 4, ठीक है, बिटवीन 91 to 4 120, बिटवीन 121 टू, यानी कि यहाँ पर 5। आप इसे देखिए, जो मेन चीज़ है ये यहाँ पर, ये ब्लर हो रहा है बहुत ज़्यादा। अबाउट 150 चिल्ड्रन, 5 + 1 हेड टीचर, अबाउट 200। देखिए रेशियो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? रेशियो शब्द मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, फिर आपको क्लियर दिखाई देगा। रेशियो वर्ड केवल कहाँ आया है? अनुपात कैसे निकलता है जो फाइनल होता है? रेशियो शब्द ये लिखा हुआ है यहाँ। रेशियो क्या होगा?
शैल नॉट एक्सीड 40, 40 से अधिक नहीं होगा। यानी यहाँ लिखा हुआ है 40:1। रेशियो केवल यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर तो केवल बताया कि 60 पर 2 टीचर्स होंगे, 60 पर 2 टीचर्स होंगे, ठीक है। यहाँ 3 टीचर्स फिर 4 टीचर्स, यानी रेशियो वाली जो बात आई है वो कहाँ आई है अंत में, कि फाइनली रेशियो क्या होगा, फाइनली रेशियो जो होगा वो 40:1 होगा। और देख लीजिए, और देख लीजिए, क्योंकि इसे तो आप झुटला नहीं सकते ना, ठीक है, इस चीज़ को आप झुटला नहीं सकते। यहाँ रेशियो वाली बात, अगर रेशियो अनुपात शब्द अगर लिखा है तो अनुपात शब्द कहाँ लिखा हुआ है 40 पर, अनुपात शब्द कहाँ लिखा हुआ है 40 पर लिखा हुआ है, कहीं नहीं। 30 हम ऐसे कह सकते हैं कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, बिल्कुल नो डाउट होगा, पर यहाँ तो 30 पर एक भी नहीं लिखा हुआ, सीधे क्या लिखा हुआ है अप टू 60 2 टीचर्स, अप टू 60 लिखा हुआ है, अप टू 62 टीचर्स। चलिए और देख लीजिए, ये देखिए राज्यसभा में 29 दिसंबर 2017 को पुनः संशोधित रूप में, ठीक है, 2017 का विधेयक संख्यांक 43 है, ये 43, इसमें भी आप देखिएगा, इधर देख लो, यहाँ भी देख लो आप, जो मानक हैं, ठीक, 60 तक क्या लिखा हुआ है, 60 तक 2, हाँ बिल्कुल बेटा 30:1, डोंट यू वरी, आपका गलत करवाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बोनस मिलेगा बेटा। 30:1 सही हो सकता है तो 40:1 सही क्यों नहीं हो सकता। 30:1 गलत होगा ये वर्ड में नहीं बोल रही हूँ, 30:1 माना जा सकता है, अनुपात की बात हो रही है, 40:1 क्यों नहीं माना जा सकता। ये देखिए ना आप, इधर सीधा सीधा 60 तक 2, ठीक है, 61 से 90 3 टीचर, 91 और 120 के मध्य 4, 121 और 200 के मध्य 5, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, तो फाइनल अनुपात जहाँ लिखा हुआ है, अनुपात यहाँ कहीं लिखा हुआ है, अनुपात दिख रहा है आपको, अनुपात केवल छात्र शिक्षक अनुपात, ये लिख रहा छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है, 40 से अधिक नहीं होगा। छात्र शिक्षक अनुपात साफ साफ लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर की बात है, 40 से अधिक नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं। और प्रूफ देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन पेपर है आर्टेट का, लेवल फर्स्ट 2011, आर्टेट लेवल फर्स्ट 2011, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, यही अनुपात वाली 5 पूछी गई थी, कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। अनुपात पूछा गया है, आंसर की में बी आंसर है, आंसर की पूरी आपके सामने है, आंसर की में बी आंसर है, बी में क्या है 40। ये प्रश्न कब पूछा गया है, आर्टेट 2011 रीट लेवल फर्स्ट, क्या माना गया है 40। ये देखिए क्या माना, आपके सामने आंसर वगैरह सब है, ये आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, बी आंसर माना गया है, और बी आंसर क्या है 40 आंसर है, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, ये पेपर है हेडमास्टर का, प्रधानाध्यापक का, जो हुआ था 2011 में, ठीक है, 2011 में प्रधानाध्यापक का पेपर है। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र अनुपात पूछा है, शिक्षक छात्र अनुपात 1:40, और यही आंसर की में बताया है, ये देखिए, ठीक है, 1:40 ए है, ए सीरीज है ये, ए में बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, देखिए, ठीक है, सेट ए में देखते हैं तो आंसर आ रहा है 1, आंसर आ रहा है 1, 1:40। इतने सारे प्रमाण हैं आपके पास, बिल्कुल बेटा। अनुपात की बात पूछी गई है, वापस मिल दो, अनुपात कहते किसे वो आप जा करके देखो। यहाँ बात ये की गई है कि इस 200 से कम होते हैं तो इतने बच्चों पर इतने शिक्षक होंगे, इतने बच्चों पर इतने शिक्षक होंगे, लेकिन फाइनली जो अनुपात होगा, फाइनली जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा 40:1, ठीक है। फाइनली जो अनुपात, इतने सारे प्रमाण हैं आपके सामने, देखिए, ठीक है। प्रधानाध्यापक का एग्जाम हुआ था, आंसर क्या माना गया था, क्या माना गया था 40:1। ये
आर्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2011 में। आंसर क्या माना गया? 40:1। ठीक है, यहाँ पूरा संशोधन जो हुआ है इसमें पूरा अनुपात शब्द ही कहाँ लिखा है? यहाँ अनुपात शब्द क्या? 40:1। ठीक है, 40:1। तो मैं कैसे बता दूँ 30:1? हाँ, 30 पर 1 शिक्षक का प्रावधान है प्राथमिक में। ये मैंने जब सॉल्यूशन करवाया तब भी आपको बताया है, आप जा कर के देख लीजिएगा वीडियो। मैंने 30:1 पर भी टिक लगाया है, उच्च प्राथमिक पर 35:1 पर भी टिक लगाया है। ठीक है, प्राथमिक 30:1 पर मैंने खुद नहीं टिक लगाया, आप जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन टोटली रेशियो की बात है, अनुपात की बात है, तो 40:1। ठीक है, ये सारे प्रमाण आपके पास 40:1 को लेकर के हैं। ये अभी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको सारे प्रमाण, अभी जस्ट मैं डाल दूंगी वहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक रोग है, कौन सा रोग? वंशानुगत है। बिल्कुल मैंने कहा था ये रोग और पार्किंस, एक्चुअली जो पार्किंसन है ना उसे हम टोटली जेनेटिक नहीं कह सकते, हेरिडिटरी नहीं कह सकते, जेनेटिक भी है प्लस एनवायरमेंट भी, 50-50% रोल हो सकता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल जो आंसर ये है, यही आंसर यहाँ आएगा। और इस आंसर से मैंने कभी इनकार नहीं किया, मैंने बिल्कुल बोला था कि फिनाइल कीटोनूरिया आंसर भी माना जा सकता है। बट है तो आउट ऑफ सिलेबस ना, मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको ये रोग मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं इन रोगों पर जा ही नहीं सकती थी। मैंने कहा ना, मनोविज्ञान ऑलरेडी इतना विस्तृत है, हम ये रोग भी पढ़ेंगे क्या? कहाँ से लिया गया है? वहीं से लिया गया है, बायोलॉजी की जो बुक है 12th क्लास की, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बिल्कुल इसे हम आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस कहा जा सकता है क्योंकि फिनाइल कीटोनूरिया इन डिजीज़ के बारे में मैंने नहीं बताया आपको। हालांकि डाउन सिंड्रोम भी आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसके बारे में तो फिर भी मैंने बता दिया था। पता नहीं दिल दिमाग ने कहा कि एक बार गुणसूत्रों से संबंधित बात है तो बता दी जाए। ये मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस ये प्रश्न सीधे सीधे कहाँ से पूछा गया है? ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है कहाँ से? यहीं से पूछा गया है। ये प्रश्न जीव विज्ञान की बुक है, ये रहा। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया, यहाँ से सीधे ये प्रश्न पूछ लिया गया है। बायोलॉजी पर से ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ये प्रश्न मनोविज्ञान में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है आपने नहीं पढ़ाया, तो मतलब आप जैसे बच्चे टीचर बनने जा रहे हैं, शर्म आती है मुझे। मैंने क्या, कौन से टीचर ने पढ़ा दिया था? आप बता दो मुझे। फिनाइल कीटोनूरिया, ये सारे जो रोग हैं, मैं आपको एक करेक्ट बात बता रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, छोड़ो इनको दे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, एक बच्चे ने ही ये डाला था कि ये शायद रीट लेवल 2 का है, लैंग्वेज 2 हिंदी, किंडरगार्टन से संबंधित प्रश्न था ये। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये तो सीधी से आप देखो, आरबीएससी की हम बात कर रहे हैं, आरबीएससी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हर किसी को पता होगा, बच्चे को पता होगा, हो सकता है जो नहीं पढ़ा उस छोटे बच्चे को भी पता होगा। किंडरगार्टन पद्धति का अर्थ क्या होता है? बच्चों का उद्यान, बच्चों का उद्यान। अब बताइए, यहाँ आंसर ये माना है, यहाँ आंसर ये माना है। अब आप टीचर पर, जिस टीचर ने भी ये पढ़ाया होगा, आपको उस पर दोष लगा दो। आप टीचर पर दोष लगा दो कि हम तो केस करेंगे आप पर, आपने बच्चों का उद्यान बता दिया था, लेकिन आंसर ये माना गया है। अब ये माना गया है तो किसी टीचर की गलती है क्या? ये शिक्षण विधियों में आया है, ये प्रश्न मनोविज्ञान में नहीं आया है, शिक्षण हिंदी में आया है। ठीक है, हिंदी में आया है। तो अगर टीचर ने ये बताया और आंसर ये मान लिया गया तो टीचर की गलती है क्या? टीचर ने तो बिल्कुल सही बताया है, जिन भी टीचर ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, लेकिन वहाँ आंसर ये मान लिया गया तो टीचर जिम्मेदार है। टीचर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आंसर बच्चों का उद्यान ही आएगा। और यहाँ अगर प्रूफ की बात करें तो ये प्रूफ आपको कहीं भी मिल जाएगा। एक प्रूफ ये शिक्षा विज्ञान की एक बुक है, अनुराग भटनागर, मीनाक्षी भटनागर की। इसमें जो है पेज नंबर 97 पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, उद्यान, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों का बगीचा उद्यान, सीधा सीधा लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ये सारे प्रमाण आपके सामने हैं। जितने भी विवादित प्रश्न थे उनकी चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूँ।
ठीक है, उन सब की चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूँ और मेरा कहना ये है, ये आपका अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। जहाँ हकीकत में आपत्ति लग सकती है वो बात मैंने आपको बताई है। बाकी तो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग तो ये सही है, ये सही नहीं है। जो उस पर टिक लगा कर आ गया उसके लिए वो सही है, जो उस पर टिक लगा के आ गया वो सही है। लेकिन थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लगा दिया वही सही है, ऐसा नहीं है। एक सही बात पर हमें टिकना चाहिए। जैसे मैंने 40:1 की बात की, 40:1 रेशियो की बात है, अनुपात की बात है। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा में छात्रों की संख्या मान लो 240 है, तो 240 पर कितने शिक्षक होंगे? वहाँ रेशियो लगाओगे ना आप, वहाँ रेशियो लगाओगे ना आप। और रेशियो क्या लगाओगे? 40:1 रेशियो ही लगेगा, 40:1 रेशियो ही लगेगा। तो बिल्कुल इस पर ध्यान दें। और देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार को बदलता है। जिसने जंग लड़ी हो रातों से वही तो सूर्य बनकर निकलता है। इसलिए सूर्य बनकर निकलेंगे आप। पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, कैसा भी पेपर गया हो, लेकिन पेपर कर दिया आपने। चलते रहने का नाम है, आगे बढ़ते रहने का नाम है। मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है सफलता एक दिन में मिल जाए, लेकिन एक न एक दिन सफलता मिलती है। जरूर नहीं है सफलता एक दिन में मिल जाए, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आप ये ध्यान देना। पढ़ाई करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और रही बात कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मैं आपको 1-2 दिन में आकर वापस बताती हूँ, क्योंकि सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे के आधार पर एग्जैक्टली लमसम कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी तक हकीकत में चूँकि अस्वस्थ थी, ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया। लेकिन अब थोड़ा सा सर्वे चल रहा है और सर्वे के आधार पर 1-2 दिन में ही मैं आपके सामने लाइव उपस्थित होकर के बताऊंगी कि कट ऑफ एग्जैक्टली क्या रह सकती है, ठीक है। कौन कौन सेफ है, कौन कौन सिक्योर है, ये पता लग सकता है। और सिक्योर है बहुत अच्छी बात है, सिक्योर नहीं है कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जीवन है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें एक बार में ही असफलता या सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, सफलता तक पहुंचने के लिए हमें असफलता के द्वार से कई बार गुजरना पड़ता है। ऐसा है तो होपलेस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ है। और आपको जो भी मैंने प्रमाण बताए हैं ये अभी मैं डाल दूंगी इस क्लास के बाद। अभी मैं ये सारे प्रमाण जो डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी मैंने प्रमाण बताए हैं ये सारे प्रमाण आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी अब मेरा यही कहना है आपसे, जैसा भी आपका पेपर गया है, क्योंकि बिल्कुल सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और एक बात और ध्यान दो, जहाँ जहाँ मैंने आपसे कहा था कि यहाँ थोड़ी गुंजाइश है, केवल वहीं गुंजाइश हुई है, बाकी जहाँ नहीं वहाँ टोटल क्वेश्चन एज इट इज़ हुए हैं, ठीक है, एज इट इज़ हुए हैं। और मैंने अगर अलग आंसर बताया था तो ये बताया 1 तो 30:1 वाला जो मेरे अकॉर्डिंग किया था 40:1, और उस पर मैं अभी भी टिकी हुई हूँ। प्रमाण आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं, ठीक है। एक था मध्यावधि वाला, तो नो डाउट उसमें आंसर योगात्मक ही आएगा, मध्यावधि वाले में आंसर योगात्मक ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर है और मैं जल्दी ही बिल्कुल स्वस्थ होकर बिना मास्क के आपके सामने उपस्थित होंगी बहुत जल्द एक बहुत अच्छी मजबूत रणनीति के साथ। क्योंकि मुझे भी पता है काफ़ी कमेंट्स आपके सामने आते हैं कि मैडम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, मैडम सेकंड ग्रेड की तैयारी, सी टेट की तैयारी, यूपी टेट, बी टेट, बहुत सारी तैयारियां। तो बिल्कुल, लेकिन मैंने पहले ही अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लापरवाही कर दी थी। और अब बिल्कुल घर वालों ने एक तरह से कैद मुझे कर रखा है कि जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाओगी कहीं निकलना नहीं है। लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ लगभग, और कुछ दिनों में मास्क पूरी तरह से हट जाएगा। थोड़ा सा भी डॉक्टर ने कम बोलने के लिए मुझे बोला है, लेकिन जैसे ही जो घाव है अंदर वो हील होने में, वो भरने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि मुंह का मामला है तो थोड़ा सा भरने में समय लगता है। इसलिए समय लग रहा है क्योंकि जस्ट 1 महीना हो गया मैं आपके समक्ष नहीं आई। 26 सितंबर को मैं लास्ट आपके सामने आई थी 8 बजे, और आज देखिए 26 अक्टूबर है, आज मैं आपके सामने आई हूँ। और वो भी
अभी केवल इस वजह से आई हूँ क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ गई और आपके सामने मेरा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप जो है बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ आपत्ति लगाएं कहाँ आपत्ति नहीं लगाएं। मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है कि आप कहाँ आपत्ति लगा सकते हैं और कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। सोच समझकर आपत्ति आपको लगानी है। और मैंने कहा ना, ये एग्ज़ाम जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, अभी तो शुरुआत है। एग्ज़ाम बिल्कुल देते चले जाओ। वापस मैं वही बात कहूँगी कि एक ना एक दिन तो सफलता मिलती ही है मेहनत करने वालों को, संघर्ष करने वालों को। इसलिए बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना है। वापस जोश और जुनून के साथ अगली तैयारी में आपको जुट जाना है। अगली तैयारी जो बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर के होगी, उससे संबंधित काफ़ी विद्वत गण जो हैं वो विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस ले रहे हैं। आपके लिए रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, आप उनका फ़ायदा उठाइए। और इस चैनल पर भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई जा रही है आपके लिए, जिसके द्वारा बिल्कुल आपको फ़ायदा मिले, आप उसका लाभ उठाओ। क्योंकि रीट जस्ट अलग एग्ज़ाम था, फर्स्ट ग्रेड बिल्कुल अलग होता है, सेकंड ग्रेड जस्ट अलग होता है, कोर्सेज इसमें अलग होते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर काफ़ी लेंदी भी आपका होता है, फर्स्ट पेपर भी लेंदी होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये सारी बातें लेकर के मैं जल्द आपके सामने आऊँगी। तो बिल्कुल वापस यही कहूँगी कि ठीक है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली है वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अब मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। हाँ बेटा, बाल्यावस्था में कल्पना ही आएगा आंसर, मैंने प्रूफ दे दिया है, वो प्रूफ आप लगाएं। बाल्यावस्था वाला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर बिल्कुल क्या आना चाहिए, कल्पना ही आना चाहिए। और हाँ, सेकंड ग्रेड की मैंने बात, सेकंड पेपर की मैंने बात करी ली है। सेकंड पेपर में एक भी क्वेश्चन ना तो आउट ऑफ सिलेबस है और ना ही उसमें कोई गड़बड़ है। 100% स्कोर उसमें वहाँ रहा है अपना, जैसा जैसा बताया गया था, जो जो पढ़ाया गया था वो सारा एज इट इज़ उतर के आया है, 100% स्कोर रहा है, ठीक है। तो बाकी तो हाँ, 1:40 बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बाकी और कोई अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं, और व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर एक बार व्हाट्सअप नंबर बताना बेटा। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि डेट थोड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतना कम समय आपको मिला है कि आज ही लास्ट डेट है। मतलब 2 दिन तो ऑलरेडी नेट बंद था। व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं आप, और कोई थोड़ी दिक्कत है आपको तो इस पर व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं लिख रही हूँ 8302780233, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करना है बेटा, और कोई प्रॉब्लम है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे पास, मैं कोशिश करूँगी। और कोई क्वेश्चन अगर विवाद की स्थिति में है और कोई और भी कोई प्रूफ है तो मैं कोशिश करूँगी। बाकी जो भी आपकी और कोई प्रॉब्लम है वो आप इस पर जो है व्हाट्सअप कर दें। बाकी आपको सभी प्रमाण कहाँ मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रमाण आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है ये आपत्ति लगाएं और खुश रहें, हैप्पी रहें, बिल्कुल ठीक है। जीवन है, इसको जियो आराम से, कैसी भी परिस्थिति हो बेटा, इस तरह से होपलेस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हो, क्योंकि एक विश्वास तो बिल्कुल वहाँ भी रख लेना चाहिए। अगर आपने मेहनत अच्छी की है, और कई बार होता है, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो हो सकता है इस वक्त, और हो सकता है कि इस वक्त आपसे ज़्यादा ज़रूरत नौकरी की किसी और को हो, तो हो सकता है उसकी नौकरी लग जाए, आपकी ना लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपका ही नंबर हो। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, तो फ़ायदा मिलता है बेटा, तो फ़ायदा मिलता है। यस, नहीं बेटा, फ़ायदा सबको मिलेगा। आप आपत्ति लगाओ, जितनी ज़्यादा आपत्ति लगती है ना किसी क्वेश्चन पर, एक्चुअली फोकस भी उसी पर किया जाता है। जिस क्वेश्चन पर जितनी ज़्यादा आपत्ति लगेगी उस क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है। इसलिए जिस क्वेश्चन, क्योंकि लेकिन ये नहीं कि अगर किसी सही क्वेश्चन पर आपत्ति लग रही तो उसे चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ लगता है कि यस आंसर ये भी होना चाहिए, क्योंकि अब तो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो जैसे कि मान लीजिए आरटी वाला जो क्वेश्चन है 30:1 40:1 वाला,
अगर 30:1 भी सही है और 40:1 भी सही है, तो अब तो ये पैटर्न भी चल गया है कि दोनों आंसर सही मान लिए जाते हैं कि बी भी सही है और सी भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बिल्कुल हुआ है, पहले भी हुआ है, इससे पहले वाले रीट में भी ऐसा हुआ है कि चलो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, लेकिन माना कब जाएगा? जब आप आपत्ति लगाओगे। फ़ायदा सभी को होगा, ठीक है, फ़ायदा सभी को होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, और विश्वास बनाए रखना है। आपके साथ हैं पूरी तरह से, ठीक है, साथ हैं, विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बाकी छोटी मोटी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं, वो किसी से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि जस्ट कोशिश की गई थी उस समय कि 26 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम था, 26 तारीख को ही तुरंत कोशिश की गई कि तुरंत आपको क्या बता दिए जाए, आंसर बता दिए जाएँ, ठीक है। इसलिए वो एक जो क्वेश्चन था वो जल्दबाजी में जो रचनात्मक वाला था, उसका आंसर योगात्मक ही होगा। बाकी सारे क्लियर हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दी हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ऐप पर भी बताइए। बिल्कुल बेटा, मैं एप्लीकेशन पर भी मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन पर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एप्लीकेशन पर भी मैं आ जाऊँ 1-2 दिनों में। केवल और केवल अस्वस्थता के कारण ऐसा हो रहा है, बाकी तो सेम डे जब जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई, सेम डे भी मैं आ सकती थी, बट एक तो थोड़ा सा पता, थोड़ा क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं रही ना, तो पता थोड़ा बाद में लगा, और वही सारी अस्वस्थता, इसलिए। बाकी वापस मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम आपने दे दिया है, बस आगे बढ़ते चले जाओ अब, क्योंकि हो गया आपका एग्ज़ाम। 30 में से 30 आए हैं रवि शर्मा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेवल सेकंड में तो 30 में 30 कईयों के आए होंगे, तो इसी के आधार पर यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो मेरे अकॉर्डिंग जो लेवल फर्स्ट है उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, और लेवल सेकंड वालों की थोड़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जैसा हम पेपर देख रहे हैं तो लेवल सेकंड में, रीट लेवल सेकंड में कईयों ने 30 में से 30 मार्क्स भी, मनोविज्ञान की मैं बात कर रही हूँ, मनोविज्ञान की मैं बात कर रही हूँ, लेवल सेकंड में कईयों के 30 में से 30 मार्क्स भी। अच्छा, कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाल दी जाएगी यूट्यूब पर, उसमें कम्युनिटी पर जाकर के आप अपना स्कोर बताइएगा, है ना, कि आपका स्कोर कहाँ तक हो रहा है, मतलब आपके 105 सही हो रहे हैं, 110 सही हो रहे हैं, 115 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं, 130 सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर एक पोस्ट जस्ट अभी डाल दी जाएगी, तो वहाँ आप अपना स्कोर बताइएगा, है ना। केवल क्लिक करना, आपका नाम वगैरह नहीं आएगा वहाँ, केवल आपको क्लिक करना है कि आपका जो स्कोर है वो कहाँ जा रहा है। उससे जस्ट एक आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट किस स्कोर पर पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ज़रूर करिएगा। बाकी अनुमान यही है कि रीट लेवल फर्स्ट की थोड़ी डाउन जा सकती है, रीट लेवल सेकंड की थोड़ी सी अच्छी जा सकती है मेरिट, क्योंकि मनोविज्ञान का पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था, किसमें, लेवल सेकंड में काफ़ी अच्छा, उसमें वहाँ बिल्कुल अधिकांश बच्चे 30 में से 30, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स बच्चों के आए हैं कि वो 30 में से 30 मार्क्स लेकर के आए हैं, किसमें, लेवल सेकंड में। और लेवल फर्स्ट का जो बच्चों का आंकड़ा जा रहा है वो 28 का जा रहा है ना, कईयों का 23 का जा रहा है, 23 क्वेश्चन, कईयों का 25 का जा रहा है, कईयों का 27 का जा रहा है, कईयों का 28 का जा रहा है, ठीक है। 30 में से 30 लेवल फर्स्ट में नहीं जा रहा, लगभग जा रहा होगा तो कुछ चंद बच्चों का, बाकी लेवल फर्स्ट में 30 में से 30 नहीं, क्योंकि एक तो अधिकतर का मोस्टली वो क्वेश्चन भी गलत हुआ है, पूर्ण अनुभव वाला, जहाँ आंसर क्या आएगा, हम सब के अकॉर्डिंग आंसर वहाँ क्या आएगा, कल्पना आएगा, और उसका ऑथेंटिक प्रूफ भी है। पूर्ण अनुभव आंसर कैसे आ सकता है? अनुभव से परिचय तो बच्चे का शुरुआत से ही होने लग जाता है। प्रारंभिक अनुभव माना गया है संवेदना को, संवेदना को प्रारंभिक अनुभव माना गया है। पहला अनुभव, जीवन का पहला अनुभव क्या होता है? संवेदना, ठीक है। फिर तो अनुभव का अर्थ समझने लग जाता है प्रत्यक्षीकरण में बच्चा, तो अनुभव की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। तो पूर्व अनुभव बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये आंसर सही नहीं है जो माना गया है, वहाँ आंसर बिल्कुल कल्पना आ सकता है, ठीक है बेटा। बाकी अब बहुत सारी चर्चा हो गई है, मैं वापस से आपसे मुलाकात करती हूँ, और मैंने कहा ये सारे प्रूफ आपको कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप इस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकती हूँ आपसे, ठीक है। वापस 1-2 दिन में आकर मिलती हूँ। यही कहूँगी कि डोंट यू वरी, चलते रहो, आगे बढ़ने का नाम जीवन है। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हाथ फैलाए आपका स्वागत कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स को फाइट करिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए,
ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और बहुत जल्द मैं वापस आपसे रूबरू होंगी, क्योंकि इसी हालत में आपने आज बुला ही लिया है, तो डेफिनेटली बहुत जल्द वापस मैं आपसे रूबरू होने वाली हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए। थैंक यू सो मच।